हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ओनली 2 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर आपको समझ में आ गए तो आपकी लाइफ एकदम से चिल हो जाएगी। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। एक महुली गांव है। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है, मतलब एक प्लॉट है आयताकार शेप का, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है। इस भूखंड मतलब इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बेटा 11:4 दिया गया है। गांव पंचायत है, इस भूखंड की बाढ़ करवाना चाहती है, फेंसिंग करवाना चाहती है। तो उसका खर्चा आ रहा बेटा 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। फेंसिंग कैसे करवाएगी अभी देखेंगे। तो अगर 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है तो टोटल फेंसिंग का खर्चा आएगा बेटा 75,000 रुपए, उसको व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप बताओ, डाइमेंशंस मतलब कोई लंबाई चौड़ाई बताओ। तो बेटा यहाँ पे आप कहोगे लंबाई चौड़ाई तो सर ऑलरेडी दी गई है। नहीं बेटा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। जैसे कि ये भूखंड है, ठीक है बेटा, आयताकार, तो ये होगा इसकी लंबाई, ये होगा इसकी चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का बेटा जो अनुपात दिया गया है वो 11:4 दिया गया है। ये अनुपात इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, एक्चुअल में इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और रही होगी। फिर उनको किसी संख्या, एक संख्या से काटने पर यह अनुपात मिल गया होगा। जैसे कि मैं मान के चलूं लंबाई 25 है और चौड़ाई बेटा 15 है, तो मैंने इसको काटा 5 से, तो क्या अनुपात मिल गया? 5 एकम 50 25, 5 3 15, तो अनुपात मिल गया बेटा 5:3। तो बेटा किसी एक फिक्स संख्या से काटा तो ये अनुपात मिल गया। क्या ये अब लंबाई चौड़ाई रही? नहीं, ये अनुपात रहा। तो इस अनुपात से वापस से हमको लंबाई चौड़ाई पे जाना होगा इधर, तो बेटा किससे गुणा करना होगा? तो आपको पता ही होगा, जिससे काटा उसी से गुणा करना होगा। और दोनों को सेम ही संख्या से काटा है और सेम संख्या से काटना होता है तो सेम संख्या से गुणा करना होगा। वो संख्या क्या है? 5। तो 5 को बेटा इससे गुणा करेंगे तो 25 मिल जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये 11 और 4 मिला है हमको यहाँ पे, तो किसी ने किसी संख्या से काटा होगा। तो वो संख्या क्या है पता नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो हम x मानते हैं तो फिर बेटा हम क्या लिखते हैं? 11 गुणा x और 4 गुणा x। ठीक है। तो ये, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल लंबाई मिल गई। इस तरीके से हमको पता नहीं है वो संख्या x थी, हमने मान ली। अगर हम x से मतलब x से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल लंबाई मिल जाएगी, और x से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल चौड़ाई मिल जाएगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ हुआ। ठीक है। तो x क्या है? वो संख्या जिससे कि इनको काटा गया होगा ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई को। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लंबाई 11x मान लेते हैं और चौड़ाई 4x मान लेते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। इस तरीके के क्वेश्चन मेरे कुछ और चीजें बतानी है आपको, जो कि आपको फोकस करनी है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 2-3 चीजें दिख जाए। पहली बात, इस तरीके से परिमाप न देके ऐसे अनुपात दे दिया जाए लंबाई चौड़ाई का, और उसके बाद बेटा ऐसे दे दिया जाए कि 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से या 100 रुपए प्रति 100 मीटर के हिसाब से खर्चा होगा और इतना खर्चा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है। क्या? सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से लंबाई चौड़ाई मान लेनी है। माना भूखंड की लंबाई कितनी है बेटा? अब क्या मानेंगे? 11x है, वह चौड़ाई कितनी मानेंगे बेटा? अभी हमने कहा 4x है। ठीक है बेटा। जब लंबाई चौड़ाई मिल गई तो बेटा फेंसिंग कहां पे करवानी है? आपको पता है फेंसिंग कहां पे होती है? चारों तरफ बाउंड्री पे होती है। और बाउंड्री का मतलब क्या है बेटा? परिधि या परिमाप। ठीक है। बाउंड्री का मतलब क्या है? चारों तरफ की माप, और चारों तरफ की माप को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है? अभी देख लेते हैं। आयत का परिमाप ये होता है बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मेरे जो पीछे के लेक्चर लिए होंगे तो मैंने किसी क्वेश्चन में अच्छे से बता रखा कि क्यों होता है। ठीक है बेटा। अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम फिर इसमें चला जाता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आप देख लीजिए, अगर आप लंबाई रखते हैं चौड़ाई रखते हैं लंबाई की चौड़ाई की जगह, तो क्या मिलेगा? 2 गुणा लंबाई की जगह 11x और चौड़ाई की जगह बेटा 4x। ठीक है बेटे। अब क्या होगा बेटा? 2 और 11 और 4 क्या हो गया बेटा? 15x। तो क्या मिल गया हमको?
30x, ये मिल गया आयत का परिमाप। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हमारे पास ऑलरेडी परिमाप दिया होगा और उस परिमाप को हम 30x के बराबर करेंगे, ठीक है, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा। तो अब बेटा परिमाप कैसे निकालें? तो बेटा जो ये दिया है ना आपको, ये जुगाड़, कौन सा जुगाड़? ये वाला देखो, ये वाला 100 मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर, ठीक है, इसी से निकालेंगे। कैसे निकालें? इधर देखो, अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। दिया है क्या? ₹100 प्रति मीटर। एक मिनट, भूखंड, हाँ, बाढ़ का, एक मिनट लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं बेटा। दिया है रुपए 100 में बाढ़, ठीक है बेटा, कितना? 1 मीटर। मैंने इसे क्यों लिखा अभी बताता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे स्टेप पे पहुंचाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ देखना है यहां पे क्या दिया है बेटा, उसको मैंने कैसे लिख लिया। यहां पे दिया है कि ₹100 में, इसका मतलब क्या है? ₹100 प्रति मीटर के हिसाब से दिया है। ₹100 में कितना मीटर बाढ़ होगा? ₹100 में बाढ़ बेटा कितना होगा? 1 मीटर, ठीक है। तो ₹1 में बाढ़, 1 में बाढ़ बराबर कितना होगा बेटा? ₹100 में तो बेटा 1 मीटर हो रहा था बाढ़, ठीक है। अभी ऊपर देखा होगा आपने, ₹100 प्रति मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर बाढ़ करवाने का खर्चा ₹100 है। तो मैंने ये भी तो लिख सकता हूं, ₹100 में बाढ़ 1 मीटर, ₹1 में बाढ़, ठीक है बेटा, 1/100, क्योंकि ये 100 नीचे आ जाएगा इधर वाला। मैंने कहा था जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है नीचे आ जाती है। तो 100 मीटर, तो ₹1 में कितनी बाढ़ होगी बेटा? 1/100 मीटर होगी। तो बेटा फिर ये 75,000 रुपए खर्च होंगे, पूरे बाढ़ पे ही तो होंगे। तो हम लिख लेंगे रुपए, ऐसे तो निकाल रहे हैं, इसी वजह से मैंने ₹100 में बाढ़ ऊपर लिखा था। तो ₹75,000 में बाढ़, ठीक है बेटा, कितने क्षेत्र में होगी बेटा? वो होगी बेटा 1/100। ₹1 में 1/100 में हो रही है, तो 1/100 गुणा 75,000, ठीक है, काट दो बेटा, ये कट गई, तो कितना आया? 750 मीटर। इसका मतलब जो 75,000 रुपए हमारे खर्च हो रहे थे वो किस पे हो रहे थे बेटा? ये 75,000 रुपए ये चारों तरफ की बाउंड्री पर बाढ़ करवाने में, ठीक है, फेंसिंग करवाने में। तो बेटा कि चारों तरफ की बाउंड्री की जो माप है, परिमाप है, ठीक है, वो कितनी होगी बेटा? बिल्कुल 75,000 रुपए जितने जितने मीटर पे खर्च होंगे, ठीक है, वो इसकी माप होगी, क्योंकि टोटल खर्चा कितना आ रहा पूरी बाउंड्री पे? 75,000 रुपए। तो बेटा ₹100 कितने पे आया? 1 मीटर पे। और ₹1 में कितनी बाढ़ हुई? 1/100 मीटर। तो 75,000 रुपए टोटल खर्चे में कितनी बाढ़ हुई? 750 मीटर की। और टोटल खर्चा किसका है? इस पूरे आयत के चारों तरफ की बाढ़ का। तो इस पूरे आयत के चारों तरफ, आयताकार भूखंड के चारों तरफ का परिमाप कितना हुआ? 750 मीटर। तो मैं यही कहना चाह रहा था, 75,000 रुपए जो दिया है सारे के सारे इस आयताकार भूखंड के चारों तरफ बाढ़ करवाने का दिया है। तो बेटा हमको इस आयताकार भूखंड का जो परिमाप है वो निकालने के लिए खर्चा दिया गया है कि इतने हजार में इसका पूरा परिमाप, मतलब इसके चारों तरफ की बाउंड्री पे फेंसिंग हो जाएगी। तो चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई कितनी है या माप कितनी है? वो 750 मीटर। वो कैसे निकाली हमने? ऐसे निकाली कि उस समय दिया था कि ₹100 में बाढ़ होगी बेटा कितने मीटर की? एक मीटर की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ₹100 प्रति मीटर का खर्चा है। तो 1 मीटर में खर्चा बेटा ₹100। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ₹100 में बाढ़ होगी, ठीक है, 1 मीटर। तो ₹1 में बाढ़ होगी 1/100 मीटर। तो फिर 75,000 रुपए हमारा टोटल लगे हैं। तो उसमें कितने कितने मीटर पे बाढ़ होगी बेटा? 750 मीटर पे। तो समझ में आ गया ये क्या मिला हमको? परिमाप, ठीक है, बस यही तो निकालना था। और ये भी परिमाप है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। यही समझना था बस, इसके अलावा सारी चीजें क्लियर। अब अतः प्रश्नानुसार, ठीक है, 30 परिमाप, ठीक है, 30x बराबर 750।
मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी इधर भी इसकी इकाई भी मीटर, इसकी इकाई भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यह भी मीटर लिखना बेटा, सॉरी बेटा अगर मैंने नहीं लिखा था तो, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो मीटर में मेजर की जाएगी और मीटर में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है बेटे, अब बस हो गया सवाल। x बराबर कितना आया 750/30, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, x बराबर 25 आ गया। तो x बराबर 25 आ गया तो अब हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। ये लंबाई ये चौड़ाई x का वैल्यू रख के आता है भूखंड की लंबाई बराबर 11x बराबर 11 गुणा 25, तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2, 26 27 275 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। इस तरीके से चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, वो दे रखी है 4x, हमने निकाली थी 4x। ठीक है, तो 4 और x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 25, तो 25 चौक 100 मीटर, तो आ गई ना लंबाई और चौड़ाई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इजी था, केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसे खर्चा दिया हो और टोटल खर्चा दिया हो तो इस तरीके से हम परिमाप निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। सारी चीजें इस तरीके से डील करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर आप इसमें यहाँ पे स्किप कर गए, यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले गए तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। बिल्कुल खरीदना पड़ेगा बेटा। एक तो शर्ट के लिए, शर्ट को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, कमीज, और नीचे पैंट के लिए उसको बोला जाता है पतलून। तो बेटा 2 प्रकार का कपड़ा खरीदेगा, शर्ट का अलग पैंट का अलग, बिल्कुल सही बात है। इसमें कमीज का कपड़ा का भाव है बेटा 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, कमीज मतलब शर्ट का पतला कपड़ा आता है, और पतलून जो नीचे पहना जाता है बेटा पैंट, उसके कपड़े का भाव है बेटा 90 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, अब वह क्या करता है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए 2 पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कहने का मतलब ये है, एक बालक है ये। ठीक है बेटे, अगर इसको ये ऊपर शर्ट पहनानी है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कमीज, कमीज कहां पहनता है, ऊपर शर्ट के रूप में। कमीज का 3 मीटर यहाँ पे कपड़ा लग रहा है, यहाँ पे 3 मीटर, तो इसकी पतलून जो बनेगी बेटा उसमें कितना कपड़ा लगेगा, 2 मीटर। तो हर बालक के लिए अगर ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा खरीदा जाएगा तो बेटा हर 3 मीटर पे 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदा जाएगा, मतलब हर 3 मीटर कमीज के कपड़े पे 2 मीटर का कपड़ा खरीदा जाएगा। तो एक बालक के लिए तो 3 और 2 हो गया इसका। ठीक है, 3 मीटर और 2 मीटर किसका, शर्ट का और पैंट का, कमीज और पतलून का। वह कपड़े को क्रमशः, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10%, 12% किसको बेटा, पहले कौन किसको लिखा गया, कमीज, तो 12% तो कमीज को और 10% पर किसको, पतलून के कपड़े को बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब मैं आपको बिल्कुल जो आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं वो आपको समझना है। नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिखना है। ठीक है, वापस से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ये भाई साहब हसन है, हसन क्या कर रहे हैं, एक बालक है। ठीक है, अब हसन के पास एक बालक तो नहीं है, क्योंकि एक कमीज के कपड़े में 36,600 रुपए तो लगेंगे नहीं। हसन क्या करता है बेटे, ये बालक की कमीज है और ये इसकी पतलून है बेटे। ठीक है, इसके लिए एक बालक के लिए बेटा 3 मीटर कमीज का कपड़ा चाहिए और 2 मीटर पतलून का कपड़ा चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन क्या वो एक ही बालक के लिए खरीदेगा, नहीं, वो तो कई बालकों के लिए खरीदेगा। तो बेटा अगर वो 50 बालकों के लिए खरीदता है तो हमको 50 से गुणा करना पड़ेगा 3 और 2 को, तो टोटल कपड़ा मिल जाएगा कि इतना कमीज का, इतना पतलून का। लेकिन हमको बताया नहीं गया है कितने बालकों के लिए खरीदता है। तो जो चीज नहीं दी गई होती है उसको हम मानते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि इसने x बालकों के लिए खरीदा होगा। भले यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है, लेकिन बेटा 36,600 रुपए वो कमा रहा है इनको बेच के, तो ऐसा तो नहीं है उसने एक ही जोड़ी ड्रेस बनाई होगी, उसने कई जोड़ी बनाई होगी। तो हम मान के चलते हैं उसने x जोड़ी ड्रेसें बनाई होगी। ठीक है,
एक्स बच्चों के लिए एक्स जोड़ी ड्रेसें बनाई होगी। तो एक्स जोड़ी ड्रेसें मतलब उसने 50 सेट तैयार किए होंगे। इस तरीके से हम मान के चलते हैं, अगर उसने एक्स सेट तैयार किए होंगे बेटा, तो एक जोड़ी के लिए तो एक के लिए तो 3 और 2 के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो एक्स के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स से गुणा कर देंगे। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये 3x तो कमीज का कपड़ा और 2x उसने किसका कपड़ा, पतलून का कपड़ा खरीदा। किस रेट में खरीदा बेटा, इसका खरीदा 50 रुपए के भाव में, इसका 90 रुपए प्रति मीटर के भाव में। तो बेटा इधर देखो, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 50, और 1 मीटर की कॉस्ट पतलून की कितनी है 90। तो बेटा ये तो 3 मीटर खरीद रहा था ना एक बच्चे के लिए, ठीक है। प्रति मीटर की कॉस्ट है बेटा 50 और 90 रुपए। ये तो एक बच्चे की कमीज बनाता तो उसी के लिए 3 खरीद रहा था। इसने तो एक्स बच्चों की बनाई होगी, हमको पता नहीं कितने बच्चों की, तो हमने एक्स माना। तो बेटा अगर ये एक्स बच्चों की कमीज बनाता है तो एक बालक के लिए जो कमीज है उसका कपड़ा 3 मीटर है, तो एक्स बालकों के लिए कितना होगा बेटा, 3 गुणा एक्स, तो 3x मीटर ये माप है बेटा कपड़े की। तो बेटा 1 मीटर की कॉस्टिंग कितनी है 50 रुपए, तो 3x मीटर की क्या हो जाएगी, 3x गुणा 50। इसी तरीके से यहाँ पे 2x क्या है बेटा, उसकी पतलून के कपड़े की लंबाई है मीटर में। तो 1 मीटर की कॉस्ट 90 रुपए पतलून के की, तो बेटा 2x मीटर की क्या हो जाएगी, 2x गुणा 90। तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि उसने इतने में क्या किया, ये कमीज का कपड़ा खरीदा और इतने में उसने पतलून का कपड़ा खरीदा। इतना तो समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। अब बात यहां पे घूम गई, कहां पे घूम गई मेरे बेटे, यहां पे घूम गई। यहां पे देखो, वह इस कपड़े को 12% किस कपड़े को, पहले वाला कौन सा, कमीज का, और तथा 10% मतलब दूसरे वाले को 10% लाभ पर बेचता है। जितने पे खरीदा उतने में तो नहीं बेचेगा, तो लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, इससे ज्यादा पे बेचना पड़ेगा। और कितना परसेंट ज्यादा बेच रहा है, 12% और 10% ज्यादा बेच रहा है, और वह बेचकर इतने रुपए कमाता है। तो बेटा ये कौन सा मूल्य हुआ, कौन सा मूल्य हुआ मेरे बेटे, ये विक्रय मूल्य हुआ मेरे बेटे। लाभ कमाया तो किस पे कमाया बेटा, क्रय मूल्य पे, लेकिन ये जो मिला उसको 36,600 रुपए बेचने पे मिला ना। तो बेटा इन दोनों कमीज और पतलून को बेचने पे जो टोटल विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ 36,600 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, पहले पतलून ये कमीज का विक्रय मूल्य निकालना है और उसके बाद इस पतलून का विक्रय मूल्य निकालना है, और इन दोनों को जोड़ के बेटा इसके बराबर कर देना है, क्योंकि कुल विक्रय मूल्य दोनों का ये मिल गया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। ठीक है, मेरे को केवल और केवल अभी तो आपको कंसेप्ट समझाना है, फिर थोड़ी देर में सवाल हो जाएगा। आपने देखो सुना है लाभ क्या होता है, लाभ तब होता है जब हम कोई चीज कम में खरीदें, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, कम हो, मतलब खरीदने का मूल्य क्या हो बेटा, कम हो, और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ कब मिलेगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मतलब बेचने के मूल्य में से लाभ, और लाभ कितना होगा बेटा, विक्रय मूल्य मतलब बेचने के मूल्य में से जो खरीदने का मूल्य है, क्रय मूल्य, वो घटा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि लाभ कैसे निकालते हैं, खरीद बेचने के मूल्य में से, क्योंकि बेचने का मूल्य ज्यादा होगा तब जाके लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य हमारे पास आ ही गया कि इतने इतने में खरीदा। ठीक है बेटा, अब हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्या दिया गया है मेरे बेटे, क्या दिया गया है 36,600 रुपए, जो कि क्या है बेटा, विक्रय मूल्य, क्योंकि इसी विक्रय मूल्य है, क्योंकि इसी से तो लाभ हुआ है। समझ गए ना आप। तो बेटा फिर इस कंडीशन में आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जब हमको विक्रय मूल्य मिलेगा, मतलब ये विक्रय मूल्य हमको प्राप्त करना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दिया तो हमको विक्रय मूल्य प्राप्त करना होगा कमीज का और इसका। ये क्या है यहाँ पे, ये तो क्रय मूल्य है खरीदने का। अब इनका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा बेटा क्या, क्रय मूल्य को इधर भेजेंगे, मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इतना आपको समझ में आया। तो अब मैं बता देता हूं अब आपको सवाल कैसे करना है।
अब जैसे जैसे स्टेप वाइज में लिखते जाता हूं, आपको समझना है, 100% गारंटी आपको ये सवाल समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। माना हसन द्वारा खरीदा गया कमीज व पतलून का कपड़ा क्रमशः कितना है बेटा, इधर देखो कितना था, 3 मीटर कमीज पे 2 मीटर पतलून का खरीदता था, क्रमशः 3x मीटर व 2x मीटर है। मतलब अब ये टोटल कपड़े की बात हो रही है, क्योंकि देखो ये मैं बता चुका हूं x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x ऐसा नंबर है, एक ऐसा अनुपात है जिसका हमको पता नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि x बच्चों के लिए उसने बनाई होगी, x बच्चों के हिसाब से उसने खरीदी होगी ये, ठीक है, कमीज और पतलून का कपड़ा। तो बेटा दोनों बच्चों के लिए सेम ही आएगा ना, कि एक बच्चे के लिए अभी मैंने बताया था यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि एक बच्चे के लिए 3 और 2 आ रहा है, तो बेटा ऐसे 10 बच्चों के लिए क्या होगा, 10 गुणा 3 10 गुणा 2, ठीक है, इस तरीके से। तो x बच्चों के लिए क्या होगा, 3 गुणा x, वही 2 गुणा x, ठीक है, इतना कपड़ा चाहिए होगा। तो ये उसने कपड़ा खरीद लिया। माना हसन द्वारा खरीदा गया कमीज और पतलून का कपड़ा इतना इतना मीटर। जब इतना इतना मीटर है तो क्या निकालेंगे बेटा, कमीज का क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे बेटा, कमीज का क्रय मूल्य बराबर 3x गुणा 1 मीटर का कितना खर्चा है बेटा, 50 रुपए। तो 50, तो क्या हो गया बेटा, 3 गुणा 50, 3 पंजे 15, 150 x, क्या रुपए में आएगा मेरे बेटे, मूल्य है ना। इधर देखो 50 रुपए कमीज के कपड़े का भाव है प्रति मीटर के हिसाब से, और 90 रुपए। तो इसी प्रकार पतलून का क्रय मूल्य, पतलून का क्रय मूल्य नहीं, पतलून के कपड़े का है ना, यहाँ पे कपड़ा देखना, के कपड़े। इसी तरीके से कमीज के कपड़े, कमीज का नहीं बेटा, कमीज थोड़ी खरीद रहा है, कमीज के कपड़े खरीद रहा है, मतलब वो बिना सिले कपड़े। तो 2x कितना मीटर है हमारे पास, पतलून का कपड़ा 2x, तो उसको किससे गुणा करेंगे बेटा, 90 से। तो 9 दूनी 18, 180 x रुपए, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो आ गया मेरे बेटे क्रय मूल्य। क्या आ गया मेरे बेटे, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था यहाँ पे कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे, लाभ जोड़ देंगे। चलो जोड़ देते हैं। तब कमीज किसका बेटा, क्या लिख दिया मैंने, विक्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य दिया है तो हम दोनों का विक्रय मूल्य निकाल के जोड़ के 36,600 के बराबर करेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अगर क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य के बराबर करते। विक्रय मूल्य कैसे 36,600, क्योंकि उसने बेचा है ना बेटा इस पे, और ज्यादा पे बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य है और तभी तो लाभ हुआ है। जैसे कि ये मान के चलो, इधर देखो, ये 100 रुपए का सामान मैंने खरीदा, मैं कह रहा हूं जी मेरे को वो 25% का लाभ हो गया, इसका मतलब मैंने उसको 125 पे बेचा ना, ठीक है। तो ये दिया है यहाँ पे जो 125, तो ये तो विक्रय मूल्य है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 25%, ठीक है, ऐसे तो निकलेगा विक्रय मूल्य। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। वापस से समझा रहा हूं, अगर मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जितना परसेंट लाभ हो रहा है, जैसे 25% लाभ हो रहा था, ठीक है बेटा, तो 25% निकाल दिया, तो दोनों जोड़ेंगे तो 125 आ गया, यही विक्रय मूल्य होगा। और लाभ में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पे तब कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, वही कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले,
कि अगर 100 रुपए का मैंने खरीदा है और मेरे को 25% लाभ पे बेचा जा रहा मेरे द्वारा, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 100 रुपए तो मेरे को मिलने ही है, और 100 रुपए का क्या मिलेगा बेटा? 25% लाभ और मिलेगा। तो 100 रुपए का 25% कितना हुआ मेरे बेटे? ये परसेंट हटाओ, 100 से 100 कट गया 25, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया? 125। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो बेटा क्रय मूल्य तो कितना था? 150x रुपए, तो हमने लिख दिया 150x। ठीक है, रुपए 150x प्लस विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो लाभ कितना परसेंट हुआ है? लाभ प्रतिशत, तो लाभ हुआ बेटा कमीज को बेचने में 12% का, तो बेटा इसका 12%, 150x गुणा 12/100। ठीक है मेरे बेटे, तो ये दोनों जुड़ के, ये दोनों रुपए जुड़ के आ गया इसका कमीज का विक्रय मूल्य। इसी तरीके से पतलून का के कपड़े का विक्रय मूल्य बिल्कुल आसान है, ये भी सेम ही करेंगे कि 180 रुपए तो बेटा इसका क्रय मूल्य था 180x, तो बेटा इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 180 क्रय मूल्य प्लस जितना लाभ हो रहा है, तो 180 पे कितना लाभ हो रहा है मेरे बेटे? इसको 10% लाभ हो रहा पतलून पे, तो 10/100 ये हो गया बेटा विक्रय मूल्य। अतः क्या प्रश्नानुसार क्या कमीज प्लस पतलून, ठीक है, इन दोनों का विक्रय मूल्य वो क्या है? हसन द्वारा प्राप्त क्या बेटा? इधर देखो, हसन ने कितना? 36,600 रुपए, हसन द्वारा प्राप्त रुपए 36,600, क्योंकि ये हसन को पैसे कहां से मिले? भगवान ने थोड़ी भेजे, ऊपर से थोड़ी टपके। हसन को पैसे कब मिले? जब इसने कमीज और पतलून को बेटा लाभ पे बेचा। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य अधिक, मतलब विक्रय मूल्य पे बेचा ना, क्रय मूल्य पे बेचेगा तो लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है, विक्रय मूल्य पे बेचेगा और अधिक पे बेचेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य से अधिक होगा, तभी तो लाभ होगा। तो हसन द्वारा ये 36,600 रुपए प्राप्त हुए, कहां से हुए? कमीज और पतलून के विक्रय मूल्य से। तो कमीज और पतलून का विक्रय मूल्य हसन द्वारा प्राप्त इन रुपए के बराबर होगा, तो बस इनका विक्रय मूल्य हमने ज्ञात कर ही लिया। तो जोड़ देते हैं, रुपए 150x प्लस रुपए 150 गुणा 12/100, ये तो हो गया कमीज का, प्लस रुपए 180 प्लस रुपए 180 गुणा 10/100 बराबर कितना रुपया था बेटा? 36,600 रुपया। देख लू मैं एक बार, 36,600 रुपया, 36,600 रुपया। ठीक है बेटे, ये हो गया। देख लेना, मैंने रुपए का साइन थोड़ा गड़बड़ बना दिया, यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी, मिटा देते हैं। ठीक है बेटे, एक बार मैच कर लेते हैं, सही लिखा ना? 150 प्लस 150 x इंटू 12, ठीक है, 180 प्लस 180 x, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 180x इंटू 10, 180x, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ऐसे ही तो गड़बड़ होती है। 150x आएगा बेटा यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 180x। ठीक है, इधर देखो 180x। ठीक है बेटे, अभी देखो, अब काटेंगे रुपए 150x। ठीक है बेटे, अब इसको इससे काट देंगे, 0 0 कट गया, तो 12 पंजो क्या आया बेटा? 60, 12 पंजो 60 की 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 13 14 15 16 17 18, 180x अपॉन 10, क्योंकि 10 तो रह गया था, प्लस रुपए, ये सभी के सभी रुपए में है, मैं बार बार रुपए नहीं लगा रहा। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देता हूं रुपए को, तो आप अंडरस्टूड हो
अपने आप में, ये सभी रुपए में पीछे एक बार हम ब्रैकेट में लगा दूंगा, ठीक है। और अब रुपए लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इधर पूरा यूनिट रुपए से रुपए कट जाएगा, इधर देखो, ठीक है। हाँ, अब 180 एक्स प्लस, जीरो से जीरो कटा, वापस से 180 एक्स अपॉन 10 आ गया। और ये तो क्या हो गया, ये तो डबल डबल मिल गया। चलो, अब ये 36,600, ठीक है। अब मैं बताऊं रुपए से रुपए कैसे कटा। ये सब रुपया था, ये रुपया लगा यहाँ पे, और ये इसका रुपया लगा, यूनिट से यूनिट कट जाती, दोनों तरफ बराबर होती है, तो ठीक है। तो 150 और 180 कितना हुआ बेटा, जोड़ो, 0, 8 5 13 का 3 हासिल, 1 और 3, तो कितना हो गया बेटा, 330 एक्स प्लस, बेटा समान संख्याएं जुड़ती है तो क्या करो, 2 प्लस 2 कर दो, या 2 गुणा, देखो जैसे 4 प्लस 4 है तो 8 कर दो, जोड़ के करो, या 4 गुणा 2 कर दो, बात बराबर वही है। तो अगर दो संख्याएं ऐसे जुड़ती है तो हम क्या करेंगे, 180 एक्स, चलो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, अदरवाइज तुम घबरा जाओगे, ठीक है, बराबर 36,600। ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो गई, मैं तुमको समझाने के लिए थोड़ी लंबी खींच रहा हूं, अदरवाइज ये शॉर्टकट है। 330 एक्स प्लस, एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं तुमको, 180 एक्स अपॉन 10। मैं डायरेक्ट 180 एक्स अपॉन 10 को 2 से गुणा कर सकता था, लेकिन कैसे होगा वो भी बता रहा हूं। मैंने दोनों स्टेप में से 180 एक्स अपॉन 10 कॉमन लिया, तो इधर एक बचा, प्लस इधर भी एक बचा। समझ में आया? अब 2 कैसे आएगा, ऐसे आएगा, 600, 330 एक्स प्लस 180 एक्स अपॉन 10 इंटू 2, आ गया ना 2। वो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को पता था ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो 2 से काटो 5 बार, कट गया बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है। 36,600, कितना, 36,600, 330 एक्स प्लस 5 से 2 बेटा भाग, इसमें 5 3 15, 16 17 18, 3 30 हो गया, 5 का 30 एक्स, 36 एक्स बराबर 36,600, ठीक है बेटे। थोड़ा लंबा नहीं खींच रहा है, बिल्कुल खींच गया। तो क्या होगा बेटा, क्या हो गया ये, हाँ ये हो गया, ये 30, इसको जोड़ो, 30 और 36, 330 और 36 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 360, 366, 366, ठीक है। 366 एक्स बराबर 336,600, ठीक है बेटे। बस इतना ही तो था, इतना ही करना था। तो बेटा अब ये 366 इसके नीचे जाकर भाग देगा, तो x बराबर 36,600 बटे 360, ओ 366, ठीक है। 366 से एक बार कटा, मतलब एक बार भाग गया, तो बेटा x बराबर कितना आ गया, 100। x का वैल्यू 100 है, रुपए में नहीं है, x तो अपने आप में यूनिट लेस वो है। 100 ये बेटा व्यक्तियों की संख्या है या कमीजों की संख्या है, कमीजों के सेटों की संख्या, कमीज और पतलून के सेटों की संख्या है, ठीक है बेटा, कि इतने सेट खरीदे होंगे। अतः क्या पूछा गया बेटा, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कमीजों के लिए नहीं पूछा, ध्यान रखना। अगर आपने गलती से कमीजों के लिए याद करके छोड़ दिया गए काम से, तो पतलूनों के लिए बेटा कितना कपड़ा खरीदा, मैंने बताया था। कितना कपड़ा खरीदा, 2x मीटर। तो आ जाओ बेटा, कितना कपड़ा खरीदा, अतः उसने पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदा, कितना, 2x मीटर, मीटर, ठीक है बेटे। तो क्या करेंगे, 2x की जगह 100, तो बेटा कितना आ जाएगा, 200 मीटर। इसी तरह आप कमीज का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह, यहाँ पे तो नहीं पूछा है, तरह है कमीज के लिए कपड़ा, कितना, 3x, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई 100 मीटर बराबर 300 मीटर, ठीक है बेटे, हो गया काम। इधर देखो 3x, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी लंबा चौड़ा चला ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अच्छे से देखा होगा विदाउट स्किप किए, विदाउट उठे टेबल से, तो आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आप बीच में उठ गए और आपका चेहरा, फिर उसके बाद देखो, जो बालक लगातार देख रहे होंगे, जिन बालकों ने शुरू से लास्ट तक समझा होगा, एक एक स्टेप को सुना होगा, विदाउट स्किप किए देखा होगा, उनका चेहरा भी ऐसा होगा, ठीक है। और जिन्होंने बेटा बीच बीच में मजे लिए होंगे जिंदगी के, उनका चेहरा ऐसा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलके सोल्व करते रहेंगे। थैंक यू।